बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा क्लियरिंग इन द स्काई का थर्ड लेक्चर है, पेज नंबर 12 एंड 13। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि जैस और उसके फादर किसी पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि वो कहाँ पहुंच रहे हैं। सी दैट जैस, जैसे ही वो उस चट्टान पे चढ़ रहे हैं तो एक गुलहरी जो है उसने उसके बाप का रास्ता क्रॉस किया है। तो उसका बाप कहता है सी दैट जैस, वो देखो जैस। ही शाउटेड, वो चिल्लाए। उसकी जो एक्साइटमेंट है वह एक्सक्लेमेशन मार्क से पता चल रही है। जैसे आप एक्साइटेड होकर वो देखो, तो उस ऐसे ही उसके फादर जो है वो एक्साइटेड होकर चिल्ला के कहते हैं वो देखो जैस। यस आई डिड, हाँ मैंने देखा। आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया। दैट ब्रिंग्स बैक समथिंग टू मी, ये मुझे कुछ याद दिलाता है। ब्रिंग बैक का मतलब है कि मुझे ये कोई पुरानी बात जो है वो याद दिला रहा है। ही सैड, उसने कहा ब्रिंग्स बैक द ओल्ड डेज, मुझे पुराने दिन याद आते हैं। टू सी अ फॉक्स स्क्विरल, एक जंगली गुलहरी को देखकर, मुझे एक जंगली गुलहरी को देखकर पुराने दिन याद आते हैं। बट दिस वॉन्ट ब्रिंग बैक एज मच, लेकिन इससे उतनी पुरानी यादें ताज़ा नहीं होती। एज समथिंग आई एम गोइंग टू शो यू, जिस जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ जितनी यादें उससे ताज़ा होंगी। अब आप देखिए उसका बाप जो बात कर रहा है उसमें ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस हैं। जैसे वुड नॉट को वॉन्ट कह रहा है। आई एम गोइंग, गोइंग को भी शॉर्ट करके गोइंग, आई एम गोइंग, ठीक है, क्योंकि वो एजड है और शायद उसका सांस में फूला हुआ है, इसलिए वो थोड़े से अल्फाज जो हैं वो प्रॉपरली नहीं कर पा रहा था। गोइंग से हमें पता चल रहा है गोइंग कह रहा है, आई एम गोइंग टू शो यू। और कहते हैं लेकिन इससे इतनी पुरानी बातें याद नहीं आती जितनी उससे आएंगी जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ। अब आप देखिए ये एक छोटा सा जो है वो हिस्सा है इस जुमले का, लेकिन इसकी ट्रांसलेशन करते हुए आपको बहुत एक्सप्लेन करना पड़ रहा है उस बात को जो वो कहना चाह रहा है। माई क्यूरोसिटी वाज अराउज्ड, मेरा तजस्सुस बढ़ गया। क्यूरोसिटी का मतलब है सस्पेंस, अराउज्ड का मतलब है मेरे अंदर पैदा हो गया, बढ़ गया। मेरा तजस्सुस बढ़ गया। आई थॉट, मैंने सोचा, मुझे लगा, ही हैड फाउंड अ न्यू काइंड ऑफ वाइल्ड ग्रास, कि उन्हें कोई जंगली घास, नई किस्म की जंगली घास मिल गई है। और एन अनफेमिलियर हर्ब, और एक नामालूम जड़ी बूटी, और एक नामालूम या गैर वाकफ जड़ी बूटी, कि ऐसी जड़ी बूटी जो पहले किसी ने डिस्कवर नहीं की, शायद मेरे बाप को वो मिल गई है। और अ न्यू काइंड ऑफ ट्री, या एक नई किस्म का दरख्त। मुझे लगा उन्हें एक नई किस्म की जंगली घास या एक नामालूम जड़ी बूटी या एक नई किस्म का दरख्त मिल गया है, कि उन्होंने शायद इस इलाके में कोई नया दरख्त, कोई जड़ी बूटी दरियाफ्त करनी है। फॉर आई रिमेंबर्ड, क्योंकि फॉर मैंने शायद आपको पहले भी एक दफ़ा एक्सप्लेन किया है कि फॉर और सिंस जब सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएंगे तो ये क्योंकि की सेंस देंगे। अब वो कहता है फॉर आई रिमेंबर द टाइम, क्योंकि मुझे वो वक्त याद था। ही हैड फाउंड अ कॉफ़ी ट्री, जब उन्हें एक कॉफ़ी का दरख्त मिला था इन आवर वुड्स, हमारे जंगल में। क्योंकि मुझे याद है उन्हें जब एक कॉफ़ी का दरख्त हमारे जंगलों में मिला था। इट इज़ एज़ फार एज़ आई नो, ये जहाँ तक मुझे मालूम है, द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, अपनी किस्म का वाहिद दरख्त था। ग्रोइंग इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क में उगने वाला। ये हमारे मुल्क में उगने वाला अपनी किस्म का वाहिद दरख्त था, कि मतलब कॉफ़ी की वो किस्म थी जो हमारे पूरे मुल्क में कहीं और नहीं पाई जाती, वो मेरे वालिद ने दरियाफ्त किया था। ये वाला जो पैराग्राफ है, दिस दैट ब्रिंग्स बैक समथिंग टू मी, यहाँ से लेके इन आवर कंट्री तक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये माई क्यूरियोसिटी वाज अराउज्ड से आता है, और कभी कभी पिछली दो लाइन्स भी इसके साथ जो है एग्जामिनर ऐड कर देता है। अगला पैराग्राफ जो है वो भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। आगे वो कहते हैं ओनली ट्वाइस डिड माई फादर स्टॉप, सिर्फ 2 दफ़ा मेरे वालिद रुके। टू वाइप द स्वेट फ्रॉम हिज आइज़, अपने चेहरे से पसीना साफ़ करने के लिए। सिर्फ 2 दफ़ा मेरे वालिद अपने चेहरे से पसीना साफ़ करने के लिए रुके। एज ही क्लाइम्ड द सेकेंड स्टीप ब्लफ, जब वह दूसरी अमूदी चट्टान चढ़ रहे थे। जब वो दूसरी अमूदी चट्टान चढ़ रहे थे, सिर्फ 2 दफ़ा मेरे वालिद अपने चेहरे से पसीना साफ़ करने के लिए रुके। टुवर्ड द फिंगर्स ऑफ द पाइन्स, वो दूसरी चट्टान कौन सी, जो सनोबर की उंगली नुमा शाखों की तरफ जा रहा था।
वो चट्टान जो सनोबर की उंगली नुमा शाखों की तरफ जा रही थी। अब ये देखें, ये जो हिस्सा है फिंगर ऑफ द पाइन्स, हम ये नहीं कहेंगे सनोबर की उंगलियां, सनोबर की उंगली नुमा शाखें। बेशक ब्रांचेस का वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन हम इसके एक्सप्लेनेशन में सनोबर की उंगली नुमा शाखें करेंगे। इस पूरी लाइन को दोबारा देखें। वो अपनी आंखों से पसीना साफ, अब मेरे वालिद अपनी आंखों से पसीना साफ करने के लिए सिर्फ 2 दफ़ा रुके जब वो दूसरी अमूदी चट्टान चढ़ रहे थे जो सनोबर की उंगली नुमा शाखों की तरफ जाती थी। We reached the limbless trunks of these tall straight pines. हम इन लंबे सीधे सनोबर के दरख्तों की बग़ैर शाखों के तनों के पास पहुँचे। अब बग़ैर शाखों के तने, अब जो सनोबर का दरख्त होता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, वो कैसा होता है, वो इस शेप में होता है और उसका ये जो ट्रंक होता है, ये ट्रंक उसकी ये काफ़ी लंबी होती है। इसकी जो ब्रांचेस हैं काफ़ी देर बाद काफ़ी हाइट पे शुरू होती हैं। तो वो कहते हैं हम अब जिस चट्टान पे चढ़ रहे थे, अब चट्टान इधर है तो वो सनोबर के दरख्त इधर लगे हुए हैं, तो वो चट्टान उनके इस हिस्से तक पहुंची हुई है और उसकी शाखें कहीं ऊपर जाकर शुरू होती हैं। मतलब कि वो दरख्त जो थे वो काफ़ी हाइट तक जा रहे हैं और जिस चट्टान पे ये चढ़ रहे हैं उस सनोबर के दरख्त का ये वाला हिस्सा जो है उस चट्टान के पास है। ठीक है, इस हिस्से को उसने कहा है लिम्बलेस ट्रंक्स, बग़ैर शाखों वाले तने। ठीक है, लिम्बलेस का मतलब क्या है, ट्रंकलेस या ब्रांचलेस, बग़ैर शाखों वाले तने। ठीक है, ये है वो लकड़ी वाला पोर्शन जहाँ पे कोई पत्ता नहीं होता, यहाँ पे कोई शाखें नहीं होती। तो इसको वगैरह है हम इन लंबे सीधे सनोबर के दरख्तों की बग़ैर शाखों वाले तनों के पास पहुँचे। टुवर्ड द ब्लू डेप्थ ऑफ द स्काई, जो पहुँचे, जो कहाँ तक पहुँचे हुए थे, आसमान की, नीले आसमान की गहराई तक। अब इस बात को समझें, नीले आसमान की, उनके जो तने हैं वो उस चट्टान के पास हैं जहाँ पे वो चढ़ रहे हैं और उनकी ये जो शाखें हैं ये कहाँ तक पहुँची हुई हैं, ये नीले आसमान की गहराई तक। जो इस बात को वाज़ेह कर रहा है कि ये जिस चट्टान पे चढ़ रहे हैं ये चट्टान कितनी हाइट पे है, कि उनके तने जो हैं वो उस चट्टान के ऊपर हैं और उसकी जो ब्रांचेस हैं वो आसमान को छू रही हैं। ये है वो क्लियरिंग इन द स्काई, जिसका टाइटल जो है वो हमारे लेसन को दिया गया है कि आसमान तक पहुंची हुई है वो चट्टान, जिस चट्टान पे वो जा रहे हैं और उस पे जो लगे हुए सनोबर हैं वो आसमान की बुलंदी को छू रहे हैं। वो कहता है और द वाइट क्लाउड वाज नाउ गॉन, यहाँ सफ़ेद बादल अब जा चुका था। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, उसने कहा था कि सनोबर की उंगली नुमा शाखें सफ़ेद बादलों से अटखेलियाँ कर रही हैं। अब वो कहता है या तो ये जो दरख्त, ये जो इनकी शाखें हैं ये आसमान तक पहुंची हुई हैं, या अब जो सफ़ेद बादल जिससे ये पहले अटखेलियाँ कर रही थी वो बादल यहाँ से हट गया है और अब आसमान नज़र आ रहा है। अब ये पूरी लाइन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं दोबारा आपके लिए ट्रांसलेट करूँगी। पहले मैंने चंक्स में किया है, अब मैं फ़्लो में करूँगी। हम इन सीधे लंबे सनोबर के दरख्तों की बग़ैर शाखों वाले तनों के पास पहुँचे जिनकी शाखें नीले आसमान की गहराई तक पहुँची हुई थीं। यहाँ सफ़ेद बादल अब जा चुका था। ठीक है, वो सफ़ेद बादल जिससे पहले वो अटकेनियाँ कर रही थी। आई सा अ क्लियरिंग, मैंने एक साफ़ की हुई ज़मीन देखी। क्लियरिंग, अब ये वो क्लियरिंग इन द स्काई है जिसका जिक्र होने वाला है इस पूरे लेसन में। अब आगे वो कहता है आई सा अ क्लियरिंग, मैंने एक साफ़ की हुई ज़मीन देखी। अ स्मॉल क्लियरिंग, एक छोटा साफ़ किया हुआ ज़मीन का टुकड़ा। ऑफ नोट मोर देन 3/4 ऑफ एन एकड़, जो 1 एकड़ के 3/4 से ज़्यादा ना था। 1 एकड़ का 3/4 पोर्शन है वो। ठीक है, 3/4 का मतलब क्या है, जैसे ये एक सर्कल है, अब ये इसका 1/4 है, ये मिला के 2/4 और ये मिला के 3/4, तो इतना पार्ट बनता है 3/4। ये 3 पार्ट्स जो हैं उसके, मतलब 1 को निकाल कर उसके जो 3 पार्ट्स हैं वो बन गए 1 एकड़ के। 1 एकड़ का 3/4 से ज़्यादा ना था। इन द हार्ट ऑफ दिस विल्डरनेस,
इस वीरान सुनसान जगह के मरकज में। हार्ट का मतलब क्या है? मरकज। हार्ट जो है वो सेंटर को कहते हैं, तो इसलिए वो कहता है ये पूरा इलाका उसके मरकज में ये जगह थी जो साफ की गई थी। विल्डरनेस का मतलब है वीरान जगह, डेजोलेटेड प्लेस, वीरान जगह, कि इस सुनसान वीरान जगह के दरमियान में ये साफ किया हुआ ज़मीन का टुकड़ा था जो 1 एकड़ के 3/4 से ज़्यादा नहीं था। राइट ऑन द माउंटेन टॉप, बिल्कुल पहाड़ की चोटी पर, ठीक है, वो पहाड़ जिस पहाड़ पे वो चढ़ रहे हैं उस पहाड़ की पीक पर। अब पहाड़ की पीक पर कैसे होगा? अब जैसे ये पहाड़ है तो उसकी ये जो पीक है इसको उसने जो है एक फॉर्म की शक्ल दे दी। अब वो पीक कैसे बन गई? ऐसे एक फॉर्म की शक्ल वो इख्तियार कर गई। अब वो इस फॉर्म को एक पहाड़ की चोटी पर वो जो है वो बता रहा है कि हम जिस पहाड़ पे चढ़ रहे हैं उसकी पीक पर जो है वो उसने ये जो है वो काश्तकारी यहाँ पे की है, यहाँ पे फार्मिंग की है। नाउ यू आर कमिंग टू समथिंग सन, अब तुम किसी चीज़ की तरफ आ रहे हो। ही सेड, उसने कहा, एज ही पुश डाउन द टॉप वायर, जब उसने ऊपर वाली तार को दबाया, सो ही कुड क्रॉस द फेंस, ताकि वो बाड़ को पार कर सके। अब जो ये जगह जहाँ पे वो पहुँचा है जिस पॉइंट पे, उसके इर्द गिर्द एक बाड़ लगी हुई है। बाड़ आपने अक्सर देखी होगी, लोगों ने अपने घरों के बाहर अपने पौधों को बचाने के लिए लगाई होती हैं, उसको फेंस कहते हैं, और इसका सिनोनिम होगा बैरियर। बैरियर रुकावट, ठीक है। अब तुम किसी चीज़ की तरफ आ रहे हो बेटा, उन्होंने कहा जब उन्होंने बाड़ को पार करने के लिए ऊपर वाली तार को दबाया। दिस इज समथिंग, ये वो चीज़ है, आई वॉन्ट यू टू सी, जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। वो कहता है ये वो चीज़ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। हु डिड दिस, ये किसने किया? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। हु क्लियर्ड दिस लैंड, किसने इस ज़मीन को साफ किया? एंड फेंस्ड इट, और इसके इर्द गिर्द बाड़ लगाई। फेंस्ड इट अगेंस्ट व्हाट, और किस चीज़ से बचाने के लिए बाड़ लगाई? अब जैस क्योंकि हैरान हो गया है उसको देखकर, तो उसने लगातार सवाल पूछे हैं, 3 सवाल। इस ज़मीन को किसने साफ किया, इस ज़मीन के इर्द गिर्द बाड़ किसने लगाई, और बाड़ किसके लिए लगाई, किस चीज़ से बचाने के लिए बाड़ लगाई गई है। तो उसके बाप ने जो सबसे एंड वाली बात है उसका जवाब पहले दिया है, किस चीज़ से? स्ट्रे कैटल, गुमराह। स्ट्रे का मतलब है खोए हुए, जो अपना रास्ता भटक जाते हैं, कि भटके हुए मवेशियों से। कैटल मवेशी। इफ़ दे एवर गेट आउट ऑफ द पास्चर, अगर वो कभी चरागाह से बाहर आए, कि भटके हुए मवेशियों से बचाने के लिए बाड़ लगाई है, अगर वो चरागाह से वापस आ जाएं। चरागाह कहाँ से? नीचे से, जहाँ से वो चढ़ के आ रहे हैं। आपको याद है वो एक ऐसे रास्ते से चढ़ के आए हैं जिसके एक तरफ सब्ज़गाह है और एक तरफ चरागाह है। अब चरागाह बेसिकली होती ही इस पर्पज़ के लिए है कि वहाँ पे आके जानवर चरते हैं। तो कहता है मैंने इसलिए बाड़ लगाई कि कोई जानवर चरता चरता शायद अपना रास्ता भूल जाए और वो पहाड़ पे चढ़ आए, तो ये ना हो कि वो मेरे इस खेत को, मेरी इस ज़मीन को नुकसान पहुँचाए। तो उनसे बचाने के लिए मैंने जो है वो इस एरिया को बाड़ लगाई है, इसको प्रोटेक्ट किया है उन जानवरों से। ही आंसर्ड मी कर्टली, उन्होंने मुझे छोटा सा मुख्तसर सा जवाब दिया। कर्टली का मतलब शॉर्टली, मुख्तसर सा जवाब दिया। आई क्लियर दिस लैंड, मैंने इस ज़मीन को साफ़ किया। एंड आई फेंस्ड इट, और मैंने इसके गिर्द बाड़ लगाई है। बट वाई डिड यू एवर क्लाइंब टू दिस माउंटेन टॉप एंड डू दिस। अब बेटा कहता है लेकिन आप पहाड़ की इस चोटी पर क्यों चढ़े और ये क्यों किया? आई आस्क्ड हिम, मैंने उन्हें पूछा। लुक एट द फर्टाइल लैंड वी हैव इन द वैली, उस ज़रख़ेज़ ज़मीन को देखें जो हमारे पास वादी में है। वादी क्या है? अब बेसिकली जो पहाड़ों के दरमियान में जो एरिया होता है उसको वादी कहते हैं, ठीक है। अब वो पहाड़ के ऊपर आए हैं तो जो नीचे वाला तमाम एरिया होगा वो क्या कहलाएगा? वादी। तो वो रहते कहाँ पे हैं? वादी में। पहाड़ों के दरमियान जो नीची जगह होगी उसको वैली कहते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं नीचे मतलब कि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे जो इतनी ज़रख़ेज़ ज़मीन है उसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया? वो कहाँ गई? फर्टाइल, ज़रख़ेज़। ही लाफ्ड, वो हंसे। एज ही रीच डाउन, जब वो नीचे झुके। रीच डाउन का मतलब है नीचे झुकना। एंड पिक्ड अप, और उठाई, अ डबल हैंडफुल ऑफ लीफ रॉट लोम, और
दोनों हाथों से भर कर पत्तों से लदी हुई ज़रख़ेज़ मट्टी उठाई। गले सड़े पत्तों वाली ज़रख़ेज़ मट्टी, जो मट्टी ज़रख़ेज़ होगी वो किस चीज़ से ज़रख़ेज़ होती है, वो पत्तों से जो है वो फर्टाइल हुई होती है। पत्ते जो हैं वो उसके लिए काम करते हैं, उसकी खाद का, फर्टिलाइज़र का काम करते हैं बेसिकली। तो वो कहता है कि उसने अभी क्या किया है, वो हंसे और वो नीचे झुके और उन्होंने अपने दोनों, हैंडफुल का मतलब है ऐसे मुट्ठी भर के यूं करके उठाना, उन्होंने अपने दोनों हाथों से पत्तों से भरी हुई ज़रख़ेज़ मट्टी उठाई। अब लोम का मतलब क्या है, ज़रख़ेज़ मट्टी, रिच सॉइल। रिच का मतलब है ज़रख़ेज़। दिस इज़ द लैंड सन, ये ज़मीन है बेटा, दिस इज़ इट, यही है। आई हैव ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ लैंड, मैंने हर किस्म की ज़मीन आजमाई है। उसके बेटे ने कहा है ना कि वो नीचे ज़मीन जो वादी में ज़मीन है उसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया, तो बाप कहता है, हंस के कहता है कि ये ज़मीन है बेटा, यही ज़मीन है, मैंने हर किस्म की ज़मीन आजमाई है। देन ही स्मेल्ड द डर्ट, फिर उन्होंने डर्ट यहाँ पे किसको कहा है, मट्टी को। स्मेल का मतलब है सूंघना। फिर उन्होंने मट्टी को सूंघा। He whiffed and whiffed the smell of this wild dirt. whiff का मतलब है ऐसे करके, ऐसे लंबा सांस खींच कर जो है वो सूंघना किसी चीज़ को। जैसे आपको कोई खुशबू बड़ी पसंद होती है तो आप इसको इंजॉय करते हैं, लंबा सांस लेकर उसको, ये जो है खुशबू को अंदर खींचते हैं, अपने अंदर जो है उसको समाने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाप ने उस मट्टी को ऐसे करके सूंघा है। He whiffed and whiffed the smell of this wild dirt. उन्होंने इस जंगली मट्टी की खुशबू को बार बार सूंघा। Into his nostrils, अपने नथनों के पास, अपने नथनों के पास कर, nostrils कहते हैं आपके नाक के जो नथने हैं, उन्होंने अपने नथनों के पास इस जंगली मट्टी को बार बार सूंघा। Just like fresh air, बिल्कुल ताज़ा हवा की तरह, कि उसके बाप को उसकी खुशबू कैसी लग रही है, ताज़ा हवा की तरह। He said, उन्होंने कहा, as he let the dirt run between his fingers, जब उन्होंने मट्टी को अपनी उंगलियों में से गुजरने दिया। अब उन्होंने वो जो मट्टी पकड़ी हुई है वो उसको ऐसे करके उन्होंने यूं करके नीचे गिराई है, तो वो उनकी उंगलियों में से नीचे गिर रही है। It's pleasant to touch too, इसको हाथ लगाना भी खुशगवार है। ठीक है, वो जब उसको अपने हाथों से गुजार रहा है तो उसको अच्छा लग रहा है। वो कहता है ये इतनी ज़रख़ेज़ चिकनी मट्टी है कि इसको तो टच करना भी जो है बड़ा खुशगवार है। ही एडेड, उन्होंने अपनी बात में इजाफा किया। बट डैड, लेकिन अब्बू, आई सेड, मैंने कहा, आई नो वट यू थिंक, मुझे पता है तुम क्या सोचते हो। ही इंटरप्टेड, उन्होंने मेरी बात को काटा। इंटरप्टेड का मतलब है मुदाखलत करना। ये पहले भी नॉर्मा वाले लेसन में आ चुका है ऑलरेडी। ब्रोकन, मुदाखलत की। उन्होंने मेरी बात को काटा, उन्होंने मेरी बात में मुदाखलत की। योर मदर थिंक्स द सेम थिंग, तुम्हारी माँ भी यही सोचती है। कि मतलब बेटा ने अभी यही कहा है, लेकिन तो उसको पता चल गया कि ये क्या कहने वाला है, तो उसने उसकी बात को काट के कहा, मुझे पता है तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी माँ भी यही सोचती हैं। शी वंडर्स, वो हैरान होती है, why I ever climbed this mountain top to raise my potatoes, yams and tomatoes. वो हैरान होती हैं कि मैं इस ज़मीन में, इस पहाड़ की चोटी पर क्यों चढ़ा अपने आलू, कचालू और टमाटर उगाने के लिए। पोटैटोस आलू और यम्स शकरकंदी को बेसिकली कहते हैं, तो इसको आप शकरकंदी भी कह सकते हैं और कचालू भी कह सकते हैं। एंड टमाटोस, वो हैरान होती है कि मैं पहाड़ की इस चोटी पर अपने आलू, कचालू और टमाटर उगाने के लिए क्यों चढ़ा। बट जेस, लेकिन जेस, ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, उन्होंने तकरीबन सरगोशी की, एनीथिंग ग्रोन इन न्यू ग्राउंड लाइक दिस हैज़ अ बेटर फ्लेवर, कोई भी चीज़ जो इस तरह की नई ज़मीन में उगाई जाती है उसका जायका बेहतर होता है। कि वो ज़मीन जो हर साल आप उस पर काश्तकारी कर रहे हैं तो उसकी जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं रहती। उसकी क्वालिटी, उसके जो वो फल देगी या जो भी वो चीज़ पैदा करेगी उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा। तो वो कहता है जब नई ज़मीन पर काश्तकारी की जाती है तो उसका टेस्ट ही और होता है। तो वो कहता है कोई भी चीज़ जो इस तरह की नई ज़मीन पर उगाई जाती है उसका बेहतर जायका होता है। वेट, इंतज़ार करो,
अनटिल माई टमाटोज आर राइप, जब तक मेरे टमाटर नहीं पक जाते, यू विल नेवर टेस्ट स्वीटर टमाटोज इन योर लाइफ, तुमने उससे मीठे टमाटर अपनी ज़िंदगी में नहीं चखे होंगे। दे विल सोन बी राइप टू, वो भी जल्द पक जाएंगे। आई सेड, मैंने कहा, एज आई लुकड एट द डजन और मोर रोज ऑफ टमाटोज ऑन द लोअर साइड ऑफ द पैच, जब मैंने उस ज़मीन के टुकड़े की निचली जानब टमाटरों की दर्जन कतारें देखी। अब वो कहता है मैंने दूर से जो है वो टमाटरों की दर्जनों कतारें देखी और मैंने कहा वो भी जल्द पक जाएंगे। देन अबव द टमाटोज का मतलब अब ये नहीं कि टमाटरों के ऊपर, मतलब कि जैसे ये है ना, ये पहाड़ का हिस्सा है, अब ये क्योंकि ये इस शेप में है ना, तो अब यहाँ पे इतने हिस्से पे टमाटर उगे हैं, तो इतने हिस्से पे अगली फसल है, तो इसका मतलब है अबव द टमाटोज का मतलब है यहाँ कि इस हिस्से पर फिर अगली चीज़ काश्त की गई है। वो क्या है? अबव द टमाटोज वर हाफ डजन रोज ऑफ यम्स, और टमाटरों से आगे आधी दर्जन कतारें कचालू की थी। फिर आगे क्या है? अबव द यम्स, और फिर उनसे आगे यहाँ पे अबव द यम्स वर परहैप्स 3 डजन रोज ऑफ पोटैटोज, और फिर उनसे कचालुओं से आगे तकरीबन 3 दर्जन कतारें आलू की थी। आई डोंट सी अ वीड इन दिस पैच, आई लाफ्ड, मैं हंसा, मैंने कहा मुझे इसमें कोई जड़ी बूटी नज़र नहीं आती। वीड का मतलब होता है खुदरो पौधा, जो जैसे आप कोई भी चीज़ काश्त करते हैं, कहीं पे भी आप मिट्टी रखते हैं, जो चीज़ खुद ब खुद उगाती है, जो खुद ब खुद जो है वो उग जाए, उसको वीड बोलते हैं। खुदरो पौधा, कोई जड़ी बूटी। तो वो कहता है मुझे यहाँ पे कोई खुदरो पौधा नज़र नहीं आता। वॉन्ट दे ग्रो हियर, वो यहाँ नहीं उगते कि इतनी आपकी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, वहाँ पे आलू कचालू टमाटर सब कुछ उगा हुआ है, तो कोई खुदरो पौधा नहीं होगा। आई वॉन्ट लेट देम, तो बाप कहता है, अब जो जितने भी बाप के डायलॉग्स हैं आप देखिए उसमें कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे आई वॉन्ट लेट हिम, ठीक है, लेट देम को लेट हिम कह रहा है। वो कहता है मैं उन्हें नहीं उगने देता। ही सेड, उन्होंने कहा, नाउ दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन वांटिंग यू टू सी। वो कहता है ये है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। दिस इज़ द क्लियरेस्ट पैच आई हैव एवर सीन, ये सबसे साफ ज़मीन है जो मैंने कभी भी देखी है। आई ब्रैग्ड, मैंने शेखी बिगाड़ते हुए कहा। इससे पहले जितने भी जो है वो इस तरह के एक्सप्रेशन यूज़ हुए हैं वो फादर की तरफ से हैं। बाप जो है वो बात बढ़ा के अपने बेटे को शेखियाँ मार के दिखा रहा है, लेकिन अब बेटे को अपने बाप का काम इतना अच्छा लगा है कि इस दफ़ा वो शेखी बिगाड़ते हुए कहता है कि ये सबसे साफ़ ज़मीन है जो मैंने आज तक देखी है। बट आई स्टिल डोंट सी, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही, वाई यू क्लाइम्ड द टॉप ऑफ दिस माउंटेन, आप इस पहाड़ पे क्यों चढ़े, टू क्लियर दिस पैच, इस टुकड़े को साफ़ करने के लिए। लेकिन कहता है अभी भी मुझे समझ नहीं आ रही कि आप इस पहाड़ पर इस टुकड़े को साफ़ करने के लिए क्यों चढ़े। एंड यू डिड ऑल दिस, और आपने ये सब कुछ किया अगेंस्ट योर डॉक्टर्स ऑर्डर्स, अपने डॉक्टर के अहकामात के मुनाफी। क्या आपने अपने डॉक्टर के अहकामात के ऑपोजिट, उसके मुखालफ ये सब कुछ क्यों किया। आज के लिए बस इतना ही। जो सबसे ज़रूरी काम है, आपने क्या आज दुरूद पाक पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लें, और चैनल को वॉच करते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है इस चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी जो हैं वो इससे इंफॉर्मेशन ले सकें। आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।